बिहार की 5 लोकसभा सीटों किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर और बांका में आज दूसरे चरण में वोटिंग जारी है। बूथ पर वोटिंग को लेकर सख्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है। 5 लोकसभा सीटों पर 9,322 मतदान केंद्रों पर 83,96,298 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। वहीं मतदान के दौरान पुलिस मुख्यालय के स्तर से सोशल मीडिया पे भी पैनी नजर रखी जा रही है। इसके लिए 3 शिफ्ट में पदाधिकारी की ड्यूटी लगाई गई है। कटिहार लोकसभा सीट से कांग्रेस के तारिक अनवर तो जेडीयू से दुलाल चंद्र गोस्वामी किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं बात कर ली जाए भागलपुर की, तो भागलपुर से जेडीयू के अजय मंडल तो कांग्रेस के अजीत शर्मा के अलावा अन्य प्रत्याशी भी ताल ठोक रहे हैं। इधर पूर्णिया में निर्दलीय के रूप में पप्पू यादव तो जेडीयू से संतोष कुशवाहा, आरजेडी से बीमा भारती चुनावी मैदान में है। किशनगंज में जेडीयू प्रत्याशी मुजाहिद आलम, एआईएमएम के प्रत्याशी अख्तरुल इमाम और कांग्रेस प्रत्याशी मोहम्मद जावेद चुनावी मैदान में हैं। इनके अलावा कई निर्दलीय प्रत्याशी भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो पूर्णिया से संतोष कुशवाहा एनडीए के उम्मीदवार हैं, आरजेडी से बीमा भारती और निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव हैं। अगर पूर्णिया सीट की बात कर ली जाए तो बीमा भारती हैं संतोष कुमार जेडीयू से और इसके अलावा निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव हैं। तो त्रिकोणीय मुकाबला जो है पूर्णिया सीट पर देखने को मिल रहा है। आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं कि आरजेडी से बीमा भारती की तस्वीर आप देख रहे हैं, जेडीयू से संतोष कुमार की तस्वीर आप देख रहे हैं और निर्दलीय उम्मीदवार जिनकी काफी पैठ है इस सीट पर और हो सकता है वो ये चुनाव जीत भी जाएं क्योंकि काफी बड़े दावेदार हैं पूर्णिया सीट पर पप्पू यादव। तो इन तीनों की तस्वीर हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, निर्दलीय उम्मीदवार हैं पूर्णिया से। तो आज 6 सीटों पर मतदान है बिहार की, माफ करिएगा 5 सीटों पर मतदान है बिहार के, भागलपुर, बांका, कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज। इन 5 सीटों पर आज मतदान है, दूसरे चरण का मतदान है। तो भागलपुर से बात कर ले, अगर भागलपुर सीट की हम बात करें, भागलपुर से अजय मंडल है, जेडीयू से महागठबंधन से अजीत शर्मा हैं और पूर्णिया से बीमा भारती आरजेडी के प्रत्याशी हैं, जेडीयू से संतोष कुमार हैं और पप्पू यादव निर्दलीय उम्मीदवार हैं। इस पूर्णिया सीट को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अजय शर्मा इस मुद्दे पे जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ समीकरण जो है पूर्णिया सीट पे बिहार में देखने को मिल रहे हैं। तो बिहार के चुनाव में एनडीए और इंडिया गठबंधन आमने सामने है। आज 5 सीटों पर मतदान है जिसमें भागलपुर, बांका, कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज शामिल है। तो पूर्णिया सीट पर 3 दिग्गजों की आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। आरजेडी से बीमा भारती है, जेडीयू से संतोष कुमार है और निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव की तस्वीर आप देख रहे हैं हमारे स्क्रीन पे। तो 40 सीटों पर मतदान है। बीते चुनाव में 40 में से 39 सीटें बीजेपी के पक्ष में गई थी और 1 सीट किशनगंज से कांग्रेस के खाते में गई थी, जहां से मोहम्मद जावेद जीते थे। और इस बार हैट्रिक लगाने के को लेकर जो है किशनगंज सीट से चुनावी मैदान में है मोहम्मद जावेद, जिनके सामने टक्कर देंगे जेडीयू से मुजाहिद आलम। किशनगंज सीट से मैं बात कर रही हूं कि मुजाहिद आलम जेडीयू से प्रत्याशी है और कांग्रेस से मोहम्मद जावेद हैं। फिलहाल अभी हम पूर्णिया को लेकर बात करेंगे कि पूर्णिया पे क्या समीकरण बैठ रहे हैं, क्या यहां पे जो है त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। 3 लोगों के बीच है, आरजेडी से बीमा भारती, जेडीयू से संतोष कुमार और निर्दलीय उम्मीदवार हैं पप्पू यादव। इससे पहले हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अजय शर्मा जुड़े। मैं आपको बता दूं कि जो बिहार में मतदान हुआ है 5 सीटों पर, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर और बांका, कितने प्रतिशत यहां पे वोटिंग हुई है। अगर बात कर ली जाए किशनगंज की तो यहां 34% से अधिक की वोटिंग दोपहर 1 बजे तक दर्ज की गई है। वहीं कटिहार में 35%, पूर्णिया में 36% से अधिक, भागलपुर में 30% से अधिक और बांका में 32% से अधिक।
वरिष्ठ पत्रकार फोन लाइन पे जुड़ गए हैं, अजय शर्मा। उनसे जानेंगे कि पूर्णिया सीट पर क्या समीकरण बन रहे हैं आरजेडी प्रत्याशी बीमा भारती के बीच, जेडीयू से जो प्रत्याशी है संतोष कुमार उनके बीच, और निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव। यहाँ कितने बड़े दावेदार हैं, किसकी दावेदारी सबसे ज्यादा है, किसकी कम है, क्या लगता है आपको? देखिए, मुझे जो लगता है ये बहुत ही एक दिलचस्प मुकाबला है और ये पप्पू यादव के लिए एक अग्नि परीक्षा के रूप में है, क्योंकि पप्पू यादव ने अपनी राजनीति की शुरुआत जो है पूर्णिया सीट से की थी और पूर्णिया से वो 3 बार निर्दलीय विधायक चुने जा चुके हैं। तो पूर्णिया को उनकी एक कर्म भूमि के रूप में कहा जाता है और उनकी एक पहचान के रूप में देखा जाता है। बहुत ही हैरान कर देने वाली बात है कि जब उन्होंने अपनी जन अधिकार जो पार्टी है उसका विलय किया कांग्रेस में, और उनको उम्मीद थी कि कांग्रेस गठबंधन के साथ जब चुनाव लड़ेगी आरजेडी के साथ मिलकर, तो उनको पूर्णिया से जो है मौका मिलेगा चुनाव लड़ने का, क्योंकि उनकी आखिरी कोशिश यही थी कि उन्हें पूर्णिया दोबारा जाने का मौका मिले। जिस तरीके से उनके ऊपर मुकदमे लगे, वो जेल गए, वहां से लौटकर आए, उन्होंने जिस तरीके से अपनी पूरी राजनीति की, तो उनकी उम्मीद कोशिश यही थी कि पूर्णिया वापस जाएं और अपनी जगह वहां पर से पहचान स्थापित करें और फिर से खोया हुआ सम्मान हासिल करें। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से क्लियर किया और जेडीयू से आई हुई बीमा भारती को उन्होंने जो है टिकट दे दिया और उन्होंने कहा कि हमारा गठबंधन जो है पप्पू यादव के साथ नहीं है, किसी व्यक्ति के साथ नहीं है, कांग्रेस पार्टी के साथ में, और हम जिसको चाहेंगे उसको चुनाव लड़वाएंगे जो हमें सही लगेगा। इसलिए एक बार फिर से पप्पू यादव निर्दलीय मैदान में उतर गए, क्योंकि उनके लिए इज्जत का सवाल है। ये वो हारेंगे या जीतेंगे ये तो पूर्णिया की जनता तय करेगी, लेकिन इतना जरूर है पप्पू यादव के लिए ये एक मान सम्मान और इज्जत की बात हो गई है। तो ऐसे में अब देखना होगा कुशवाहा जो है कितनी अच्छी टक्कर दे पाते हैं, लेकिन बीमा भारती जो है एक तरीके से जो है एक ऐसा रोल प्ले कर रही है जिसकी वजह से जो है पप्पू यादव को नुकसान होगा और संतोष कुशवाहा को फायदा होगा। जी, बीती रात जो है पुलिस ने पप्पू यादव के 11 जिसे कहते हैं समर्थक भी गिरफ्तार किए और 50,000 रुपए भी जो है उनके पास से कैश बरामद किए। तो क्या लगता है इसको देखकर जो है किन बातों को लेकर? अदिति, चुनाव के समय में इस तरह की खबरें आती रहती हैं, ये सब कुछ चलता रहता है, और चाहे वो उत्तर प्रदेश की राजनीति हो या बिहार की राजनीति हो या किसी और राज्य की राजनीति हो, चुनाव के दौरान ये सब कुछ चलता रहता है। ये कोई बहुत बड़ी खबर नहीं है, ना ही कोई ऐसी बहुत बड़ी बात है कि समर्थक, लेकिन हाँ एक मनोबल जो है फर्क पड़ता है और लोगों के बीच में एक मैसेज जरूर जाता है, थोड़ा सा फर्क पड़ता है, लेकिन इतना बड़ा फर्क पड़ता नहीं। लोग भी समझदार हैं और बिहार के लोग जो है राजनीतिक रूप से काफी मैच्योर्ड माने जाते हैं, जिसे हम यूं कहें हिंदी में परिपक्व माने जाते हैं। वो समझते हैं कि किस बात का क्या मतलब है, और तो इसलिए मैं समझता हूँ इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, सिर्फ फर्क इस बात का पड़ेगा कि पप्पू यादव के ऊपर लोगों का कितना भरोसा है। पप्पू यादव को लोगों ने कोरोना के समय में लोगों की मदद करते हुए देखा। उनकी इमेज जो है रॉबिन हुड वाले व्यक्ति की भी रही है। हमने देखा है कि वो लोगों की मदद करते हैं, पैसे देते हैं, पानी के बीच में चले जाते हैं, चाहे वो बिहार के अंदर बाढ़ आती है तो वो सबसे पहले पहुंचते हैं, मदद करते हैं। तो वो एक दूसरे तरह के नेता के रूप में वो देखे जाते हैं। अब जो गरीब आदमी है या फिर जिस तरह की वहां पे बेरोजगारी की स्थिति है और रोजगार की स्थिति है, छोटे मोटे, इस दौरान पप्पू यादव ने ये भी बयान दिया है कि जो पूर्णिया का जो चुनाव है उसके नतीजे जात पात और धर्म मजहब की सियासत को खत्म कर देंगे। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब वही है कि जो इंडिया गठबंधन है, जैसे बीमा भारती आती हैं और जो जाति समीकरण वहां का बना हुआ है, जैसे हम SC ST और OBC की बात करते हैं, फिर जो है यादवों की बात हम करते हैं, तो ये पूरा जो है क्योंकि पप्पू जो है वो उसी को लेकर है कि ये वोट जो है चाहे वो एनडीए की जैसे प्रत्याशी संतोष कुशवाहा, ये सब जात पात से ऊपर उठ के जो वोट पड़ेगा और मैं जो है सभी जातियों के बंधन को तोड़ते हुए निर्विरोध चुना जाऊंगा वहां से। लोग सिर्फ मुझे ही चुनेंगे, चाहे वो किसी भी कास्ट से आता हो। तो ऐसा उनको उम्मीद है, इसलिए वो कह रहे हैं कि जैसे हम जब भी कुछ चुनाव का विश्लेषण करते हैं तो हम देखते हैं कि किस लोकसभा क्षेत्र में या विधानसभा क्षेत्र में वहां का जातीय समीकरण क्या है, वहां का धार्मिक समीकरण क्या है, तो उसी जातीय समीकरण को चैलेंज कर रहे हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब वोट मतदान होगा तो पता चलेगा। बिहार के अंदर
एनडीए वर्सेस महागठबंधन है, क्या लगता है किसका पलड़ा ज्यादा भारी है? देखिए, अगर पिछली बार की सीटों की बात करें तो पिछली बार भी एनडीए ने जो है सबसे ज्यादा सीटें जीती थी। बीच में जो है नीतीश कुमार जो है आरजेडी के साथ चले गए, फिर वापस जो है एनडीए में शामिल हो गए। तो जाहिर सी बात है, नीतीश कुमार जो है किंग मेकर की भूमिका में, और उनके बिना बिहार की राजनीति की कल्पना करना मुश्किल है। और बीजेपी जो है पूरी तरह से आश्वस्त है, और मुझे लगता है कि बीजेपी को ही फायदा होगा। इंडिया गठबंधन पूरी कोशिश कर रही है, क्योंकि जब भी आप उसमें उतरेंगे तो परिवारवाद का मुद्दा जो है बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। जब तेजस्वी यादव की जो बहनें हैं वो भी चुनाव लड़ रही हैं, इसमें पहली बार जो है जिस तरह से उनकी एक बहन जो है चुनाव लड़ने जा रही है, तो लालू यादव या तेजस्वी यादव परिवार वाला मामला जो है बड़ा बनेगा। और जिस तरीके से अभी वो आपने देखा होगा, एक मछली की जो खाने वाली जो एक तस्वीर थी, वीडियो हेलीकॉप्टर से वो वायरल हुई थी, और उन्होंने कहा था कि आपने नवरात्रों के दौरान इसको खाया है। तो ये अपने आप में जो है कुछ चीजें असर डालेंगी। बाद में उन्होंने उसकी सफाई दी है। फिर चिराग पासवान को जिस तरीके से गाली देने वाला वीडियो वायरल हुआ है, उसका भी असर पड़ेगा। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो बिहार की राजनीति में बहुत मायने रखती हैं, और वहां पर जातियां जो है अपने स्वाभिमान को लेकर ज्यादा जागरूक हैं बिहार के अंदर। यदि आप बिहार की रणवीर सेना या अलग अलग सेनाओं का आप इतिहास उठा के देखेंगे कि पूरे के पूरे गांव जो है खाली हो गए हैं या उनको खत्म कर दिया गया है, सिर्फ इसी अहम की लड़ाई में या मान सम्मान या स्वाभिमान की लड़ाई में। तो ऐसे में मुझे लगता है कि लालू प्रसाद यादव का जो पिछला शासन रहा है नीतीश कुमार से पहले का, जिसकी वजह से नीतीश कुमार सुशासन बाबू कहलाए, और उन्होंने एक नया बदलाव दिया बिहार को, और बिहार में जो नए तरह का डेवलपमेंट लोगों ने देखा। अदरवाइज आप तो उसी बात का बार बार जिक्र करते हैं, जंगल राज शब्द बोलकर मोदी जी हर मन से बोलते हैं कि आपको क्या चाहिए। तो मुझे लगता है कि लोग वो चीजें चाहेंगे, और तो उसका फर्क पड़ेगा। और नीतीश कुमार जो है यानी कि एनडीए गठबंधन जो है फायदे में रहेगा, उसको आप बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो चैलेंज कर रहा है बिहार के अंदर इंडिया गठबंधन आरजेडी के साथ मिलकर, लेकिन कितना कारगर साबित होगा वो 4 जून तक वेट कीजिए, पता चल जाएगा कि आखिरकार जो है आईना कह क्या रहा है। विशेषज्ञ हैं तो आप बता सकते हैं कि बिहार में जनता के मुद्दे क्या हो सकते हैं? देखिए, आप बिहार के मुद्दे कहें या कहीं के मुद्दे कहें, सबने एक बात को अच्छी तरीके से समझ लिया है, मान लिया है कि महंगाई तो ऐसे ही रहने वाली है, चाहे कांग्रेस रहे या बीजेपी रहे। आप चाहे मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जाएं या आगरा में, आगरा है, नोएडा है, गाजियाबाद है, या फिर मेरठ है, या हम लखनऊ की बात करें, ऐसी पटना है, भागलपुर है, मुजफ्फरपुर है, बांका है, या हम खगड़िया की बात करें, तो बिहार के जो बड़े शहर है वहां पे आप लोगों से बात करें तो लोगों को लगेगा ठीक है ये ऐसे ही रहेगा। और बेरोजगारी को लेकर भी वो अब महंगाई बेरोजगारी को लेकर उन्होंने सरकारों को कोसना बंद कर दिया है। उन्होंने नियति मान ली है कि ये तो चलेगा ही, लेकिन बाकी को ये है, वो सोचते हैं कि सुरक्षा की दृष्टि से जो है हम कहाँ पे सेफ हैं। तो लोगों के लिए सुरक्षा सबसे इम्पोर्टेंट है, और सरकार की जो योजनाएं हैं, चाहे वो शिक्षा को लेकर हो, या फिर स्वास्थ्य को लेकर हो, या फिर जो है आपके जैसे वो स्टार्टअप योजना है, जिस तरह से वो रेहड़ी पटरी वालों के लिए जो लोन योजनाएं हैं, तो ये मोदी सरकार ये योजनाएं लेकर आई हुआ है। और 5 किलो राशन वाली जो योजना है वो भी लोगों को काफी जो है प्रभावित करती है, और आयुष्मान कार्ड योजना है वो भी काफी प्रभावित करती है। तो लोगों को लगता है ठीक है, कम से कम एटलीस्ट हमारे पास में सरकार एक ऐसी सरकार है जो हमें अच्छा राशन देती है, या हमारे लिए अच्छी अच्छी योजनाएं लेकर आती है, और उसका फायदा हमें मिलता है। तो वो महंगाई की भरपाई वो यहाँ से होते हुए देखते हैं। और जो लॉ एंड ऑर्डर वाला सवाल है उसके ऊपर उन्हें लगता है कि कम से कम हमारा परिवार, हम सड़क पर रात को सेफ है, हम घर के रात को जो है 12 बजे भी या 2 बजे घर से बाहर निकल सकते हैं। अदरवाइज एक समय वो भी था अदिति, जब शाम को 4 बजे के बाद या 5 बजे के बाद बिहार में लोग अपने घर के अंदर खुद ही ताला लगा लेते थे। वो भी समय है जो अगर आप लोग सुने, और अगर बिहार के जितने भी ग्रामीण क्षेत्र है या शहरी क्षेत्र, पटना की हम बात करें या उसके आसपास के क्षेत्रों की बात करें, तो लोग कहते हैं कि कब आपके कान के पास से गोली चली जाएगी निकलकर, आपको पता भी नहीं चलेगा, कब आपका अपहरण हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा, कब आपके पास में रंगदारी के लिए फोन आ जाएगा पता भी नहीं चलेगा, कब आपकी जमीन पे या फैक्ट्री पे कब्जा हो जाएगा, कौन लोग आके आ जाएंगे भी पता नहीं चलेगा।
तो ये जो पुराने लोग हैं, पुराने पत्रकार हैं, बताते हैं, और हमने भी सुना है जिस तरीके से जब एक कारवां चला करता था तो लंबी गाड़ियों का रेला चला करता था और दुनालियां बाहर निकली रहती थी, अगर उसके रास्ते में जो भी आ जाए उसको वो रौंदती हुई निकल जाती थी। एक ऐसा वक्त देखा है लोगों ने, इसीलिए बिहार के लोग कभी नहीं चाहेंगे कि कुछ ऐसा कुछ हो जिसकी वजह से जो है उनको वो पुराना वक्त दोबारा देखना पड़े। जी, इस दौरान हम बीमा भारती की भी बात कर लेते हैं। बीमा भारती ने स्विच किया है, वो जेडीयू से आरजेडी में शामिल हुई हैं, तो और इसी शर्त पे शामिल हुई है कि वो पूर्णिया से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी। तो क्या लगता है कि कितनी बड़ी दावेदारी है बीमा भारती की सीट से? देखिए, दावेदारी के बारे में तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ, राजनीतिक महत्वाकांक्षा सभी की होती है। जो भी राजनीति में या चुनावी राजनीति में आता है वो चुनाव जरूर लड़ना चाहता है, और चुनाव लड़ना जो है उसको लगता है उसका एक नैतिक धर्म है। नैतिक धर्म की मैंने बात की आपसे, नैतिक भी है और धर्म भी है, दोनों चीजें हैं उसके अंदर, उसको लगता है। अब वो जीतेंगी या हारेंगी वो बात की बात है, लेकिन वो चुनावी राजनीति में जाना चाहती थी, इसी बात पर वो आई होंगी, और जो भी उनके बीच में समझौता हुआ होगा उसकी वजह से उनको टिकट मिला है। वो हारेंगी या जीतेंगी वो तो जनता बताएगी, लेकिन फिर भी संतोष कुशवाहा जो है मुझे फायदे में दिखाई देते हैं वहां से। जी, इस बीच हम बात कर लेते हैं कि बिहार में 3 बजे तक कितने मतदान हुए, कितने प्रतिशत तक मतदान हुए। मैं आपको बता दूं, जानकारी दे दूं, मेरे पास जो अपडेट आया है, बिहार में 5 सीटों पे मतदान हुए हैं। बिहार की किशनगंज सीट पे, कटिहार पे, पूर्णिया में, भागलपुर और बांका में। और 3 बजे तक का जो मतदान का जो प्रतिशत है वो किशनगंज में 45% से अधिक मतदान हो चुका है, कटिहार में 46% से अधिक का मतदान किया जा चुका है। बात कर ली जाए पूर्णिया की तो यहां भी 46% से अधिक मतदान किया हो चुका है। भागलपुर में इस समय कम आ रहा है प्रतिशत, 39% वोट यहां पे दिए गए हैं, और बांका सीट पे भी 42% से अधिक का मतदान हो चुका है। तो इस बार जो है वोट प्रतिशत भी कम नजर आ रहा है। क्या इस पे लग रहा है कि क्यों, क्या इसके पीछे कारण है? देखिए, बिहार और उत्तर प्रदेश के साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, यहाँ पर प्रवासी मजदूर जो लोग ज्यादा रहते हैं। यानी कि बिहार का आदमी जो है वो महाराष्ट्र के अंदर, बेंगलोर के अंदर, या हम यूं कहें ऐसे बड़े शहर जहां पर उनको रोजगार की अवसर मिलते हैं, या चाहे वो छोटा मोटा अपना कोई काम धंधा कर सकते हैं, चाहे वो कुछ भी कर रहे हो, चाहे वो ई रिक्शा चला रहे हो, चाहे रेडी पटरी दुकान चला रहे हो, या पान बीड़ी की दुकान चला रहे हो, कोई भी काम धंधा कर रहे हो, तो वो वहां से निकलकर जो है वो दूसरे बड़े शहरों में चले जाते हैं। और मुझे जो लगता है कोरोना के बाद ये स्थितियां बदली हैं, और जब स्थिति बदली है, जिस तरह से महंगाई का स्तर है, तो लोग वोट डालने के लिए इन शहरों से बिहार कि जैसे हम किशनगंज की बात कर रहे हैं, कटिहार की बात कर रहे हैं, बांका की या भागलपुर की बात कर रहे हैं, वो वापस नहीं आएंगे। बोले कौन ट्रेन में इतना लंबा सफर तय करके वोट डालने जाएगा? ठीक है, जो भी सरकार है वो चलती रहेगी, जो भी पॉलिटिकल सिस्टम काम करता रहेगा, हमें तो यहाँ खाना कमाना है, बच्चे हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं, हम क्यों जाएंगे? क्योंकि आप अगर कोरोना के समय की तस्वीरें याद करें तो आप देखें, जब लॉकडाउन लगा था तो लोगों ने पैदल ही पलायन कर दिया था अपने अपने बिहार और पूर्वोत्तर जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए, या फिर पूर्वोत्तर राज्यों के लिए। तो ये अपने में बताने के लिए काफी है कि यहाँ का आदमी जो है वो वापस नहीं गया है अपने होम टाउन में वोट डालने के लिए, जिसकी वजह से हमें वोटिंग परसेंटेज कम दिखाई देता है। तो वहां पे जो लोग रह रहे हैं वही वोट डाल रहे हैं, जिसकी वजह से हमें लग रहा है। और फिर दूसरा एक और रीजन ये भी हो सकता है, लोग कितने जागरूक हैं वोट डालने के लिए, कि उन्होंने अपने नाम वोटिंग लिस्ट में जो है चेक किया या नहीं किया। क्योंकि अगर BLO आया होगा और उसको वोटिंग लिस्ट में नाम कट गया तो वो उनका भी वोट नहीं पड़ेगा। तो ऐसे में मुझे जो लगता है 2 रीजन है इसके। एक तो वापस ना जाना यहाँ से बड़े शहरों से वोट डालने के लिए, जैसे कुछ खबरें आई जिन्होंने बताया कि लोग जो है विदेशों से इंडिया आ गए वोट डालने के लिए, लेकिन यहाँ का गरीब आदमी ट्रेन में बैठ के वापस नहीं जाना चाहता है, बस में बैठ के वापस नहीं जाना चाहता कि वोट डालने के लिए अपने होम टाउन वापस चला जाए। तो मुझे लगता है बिहार और उत्तर प्रदेश के साथ में ये समस्या है। जी, इस बीच हम अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि भागलपुर सीट से जो है बीजेपी प्रत्याशी अजय मंडल हैं और महागठबंधन से अजीत शर्मा हैं। इनकी स्क्रीन पे हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। और बांका सीट से गिरधारी यादव हैं एनडीए के प्रत्याशी। इसके अलावा आरजेडी प्रत्याशी जयप्रकाश जो है बांका सीट से चुनावी मैदान में है। आपको लगातार हम स्क्रीन पे जो है इन दोनों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो एनडीए से बांका सीट पर गिरधारी यादव हैं और आरजेडी से जयप्रकाश चुनावी मैदान में हैं। वहीं इस बीच हम बात कर लें किशनगंज सीट की भी, तो यहां पर तीनों के तीनों उम्मीदवार जो हैं वो मुस्लिम उम्मीदवार हैं।
इस सीट को लेकर हम बात कर लेते हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर अजय शर्मा जी से। सर, क्या रीजन है कि तीनों के तीनों मुस्लिम कैंडिडेट इस सीट पे हैं और ये एकमात्र ऐसी सीट थी जो कांग्रेस ने जीती थी? देखिए, ये जो सीट है मुस्लिम बहुल क्षेत्र की सीट है और यहाँ पर जिस तरह से आप कह भी रहे हैं कि कांग्रेस ने जीती है, तो कोशिश यही है कि इस मुस्लिम वोटर्स को जो है बिखेर दिया जाए, यानी कि वोट जो है कट जाए। जब आपके सामने इस तरह के कैंडिडेट खड़े होते हैं तो वोट कट जाता है और हार जीत का जो मार्जिन होता है काफी कम रह जाता है। तो मुझे जो लगता है यहाँ पर हार जीत के मार्जिन को कम करने के लिए, और बीजेपी यानी एनडीए की हम बात करें तो उसने पूरी कोशिश की है कि इंडिया गठबंधन यानी कि कांग्रेस जिसकी हम बात कर रहे हैं उसका उम्मीदवार जो है एक टफ चुनौती में आ जाए, और वो हार भी सकता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो तीसरा जो उम्मीदवार है उसको फायदा मिल सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार यदि जीत जाता है तो अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत होगी, क्योंकि और वो उसको एक मिसाल के रूप में वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए स्थानीय क्षेत्र पर ऐसे प्रभावशाली मुस्लिम लोगों के लिए बीच में प्रभाव डालने वाले उम्मीदवारों को चयन किया गया है, जिससे फर्क पड़े। तो ये एक तरीके से सिर्फ वोटों को बिखेरने की और काटने की कोशिश के अलावा कुछ नहीं। अच्छा, किशनगंज सीट ऐसी है कि इसका जो सीमा क्षेत्र है पास ही में बंगाल भी लगता है, सॉरी माफ करिएगा, बांग्लादेश भी इसके बिल्कुल करीब है, यहाँ से घुसपैठ भी ज्यादा होता है। तो ऐसे में जो बीजेपी ने सीए एनआरसी जो लागू करने की बात कर रही है उसका क्या असर रहेगा? देखिए, बीजेपी अगर एनआरसी और सीए की बात कर रही है इसका फर्क तो पड़ेगा, लेकिन बीजेपी ने इस बात को भी कन्विंस कर दिया है कि जो स्थानीय मुस्लिम मतदाता हैं या आबादी है उसके ऊपर उनका कोई फर्क नहीं है, ये सिर्फ बाहर से आने वाले मुसलमानों को लेकर है। इसका सीए और एनआरसी की जो हम बात करते हैं इसका असर सिर्फ जो है असम और वेस्ट बंगाल में ज्यादा देखने के लिए मिलेगा, उत्तर प्रदेश या बिहार में ज्यादा देखने के लिए इस सीट पे देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि बांग्लादेश बिल्कुल सटा हुआ है। नहीं, देखिए बांग्लादेश सटा हुआ है, लेकिन जिस तरीके से आप बता रहे हैं तो वहां अभी इस तरह से देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि घुसपैठिए काफी आ जाते हैं और मुस्लिम भी जो है बांग्लादेश में काफी बहुल इलाका है। और इस सीट पे खास तौर पे हम बात कर ले जाए किशनगंज में, तो किशनगंज में एक मुस्लिम बहुल इलाका है, तो जाहिर तौर पे मुझे तो कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और जाहिर तौर पे जिस तरीके से लास्ट टाइम जो आप कह रहे हैं कि सी और एनआरसी से बीजेपी को जो है नुकसान होगा, इस मुद्दे से उसको नुकसान नहीं होगा, लेकिन जो स्थानीय पे जो प्रभाव है उसकी वजह से ये है, क्योंकि घुसपैठिए वाला जो जैसे बात कर रहे हैं बांग्लादेश की हम बात करते हैं, मैंने आपके लिए जो जिस तरह जिक्र किया, जो वेस्ट बंगाल की सीमा से सटे हुए लोग हैं जहां पर जो शरण देती हैं, जिसके लिए नाम लिया जा रहा है कि सब टीएमसी सरकार जो है ये एक तरह से सपोर्ट करती है, फेवर करती है, वहां बता देती है और उनको फैसिलिटी देती है, ये एक मुद्दा यहाँ बन सकता है। यहाँ पर सीए और एनआरसी को लेकर किशनगंज में इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनेगा जी। यहां से एआईएमआईएम के जो उम्मीदवार हैं अख्तरुल ईमान को भी चुनावी मैदान में उतारा है। ये किशनगंज सीट ही ऐसी है, हालांकि एआईएमआईएम ने किशनगंज और पूर्णिया और कटिहार में भी उम्मीदवार उतारने की बात करी थी, लेकिन बाद में इन दोनों सीटों पे नहीं उतारा, पूर्णिया और कटिहार में नहीं उतारा उम्मीदवार, लेकिन किशनगंज में उन्होंने उतारा है। अख्तरुल ईमान इस समय चुनावी मैदान में है, वो भी कहीं ना कहीं टक्कर देंगे इस त्रिकोणीय मुकाबले को। बिल्कुल, इसको बिल्कुल टक्कर देंगे, और इसमें फायदे में मैं जो जाता हुआ देख रहा हूं वो मैं एआईएमआईएम को जाता हुआ देख रहा हूं। यदि पिछले विधानसभा चुनाव को भी हम देखते हैं तो एआईएमआईएम ने जिससे सीमांचल में अपने उम्मीदवार उतारे और सीधा नुकसान उन्होंने जो है आरजेडी को पहुंचाया था, क्योंकि आरजेडी जो है एक तरीके से आरजेडी की तरफ मुस्लिम मतदाता जाते हैं, तो मुस्लिम मतदाता जो है आरजेडी की तरफ नहीं गए थे और उसका नुकसान कांग्रेस को उसको फायदा नहीं हुआ था, और वो जो है एआईएमआईएम ले गया था, और जिसका फायदा किसको हुआ? भारतीय जनता पार्टी को मिला था। यहाँ पर भी ऐसा ही होगा और एआईएमआईएम जो है वोट काटेगा, और कोई बड़ी बात नहीं यदि उनका उम्मीदवार यहाँ से जीत कर आ जाए। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि सीए एनआरसी को लेकर इतना फर्क नहीं पड़ेगा। ये स्थानीय जो ये सीट है किशनगंज की, यहाँ पर एआईएमआईएम के जो आप उम्मीदवार हैं उनको फायदा हुआ। और अगर आप एआईएमआईएम के मौलानाओं को या उनके समर्थकों या कार्यकर्ता भाषण में सुनेंगे तो आपको लगेगा कि वो जिस तरीके से जोशीले रूप में भाषण देते हैं और जो बातें करते हैं वो पूरे चुनाव की माहौल को बदल देते हैं, तो इसलिए एआईएमआईएम यहाँ पर फायदे में रहेगा। जी, एनडीए की बात कर ली जाए तो एनडीए कौन कौन से मुद्दे उन्होंने बिहार में रख रखे हैं? क्या राम मंदिर के मुद्दे पे, 370 के मुद्दे पे हर जगह चुनाव लड़ेंगे, या और भी दूसरे मुद्दे हैं बिहार में? नहीं, वो ऐसा नहीं है कि बिहार के लिए उन्होंने कोई मुद्दे सेट किए हैं या उत्तर प्रदेश के लिए अलग से मुद्दे सेट किए हैं।
उनका मैनिफेस्टो है वो साफ साफ बता रहा है कि वो जो है एक विकसित भारत की बात कर रहे हैं, संकल्पित भारत, और एक संकल्प उन्होंने लिया है। तो उनका जो चाहे वो आयुष्मान योजना हो या फिर धारा 370 हो या राम मंदिर का मुद्दा हो, वो उसको उठा रहे हैं, वो उससे अलग नहीं हट रहे हैं। तो बिहार को लेकर भी जैसे बेरोजगारी की बात कर रहे हैं कि हम या महंगाई भत्ते की वो बात कर रहे हैं, या वो एक किसानों के लिए है, एमएसपी के लिए, वो सारी बातें उन्होंने मैनिफेस्टो में लिखी है, उन्हीं मुद्दों पर वो बात कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल। पूर्णिया में मुस्लिम यादव का समीकरण ज्यादा है, 4,87,000 मुस्लिम और 1,27,000 जो है यादव वोटर हैं। वहीं इसके अलावा हम बात कर लें कटिहार सीट की, तो कटिहार सीट पे दुलाल चंद गोस्वामी जेडीयू से प्रत्याशी हैं और महागठबंधन से तारिक अनवर हैं। कटिहार सीट को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए भाई, समीकरण सेम वही है यहाँ पर भी, क्योंकि ये सब आसपास की सीटें हैं और इतना ज्यादा असर पड़ता नहीं है। जैसे अभी आपने पप्पू यादव का जिक्र किया, लगभग 1.25 लाख के आसपास जो है यादव वोट है यहाँ पर, मुस्लिम मतदाता ज्यादा है। इसीलिए उन्होंने जातीय समीकरण कहा था कि लोग जात पात से और धर्म के ऊपर उठ के जो है वोट डालेंगे और मैं यहाँ से जीत कर आऊंगा, क्योंकि उनकी इमेज एक रॉबिन हुड की। ऐसी कटिहार सीट की हम बात करें तो यहाँ पर भी ऐसा ही होगा। और मुझे जो लगता है कि यहाँ पर जिस तरीके से वोट आपस में बिखरेंगे और वोटिंग परसेंटेज कम है, हार जीत का मार्जिन बहुत कम रहेगा, कहीं पर 50,000 या 40,000 या 30,000 के आसपास भी हार जीत का मार्जिन रह सकता है। तो यहाँ पर भी जो है एक बहुत ही टफ चुनौती रहेगी और जनता के मूड पे डिपेंड करेगा। तो ये जो फ्लोटिंग वोटर होता है, फ्लोटिंग वोटर डिसाइड करता है कि यदि उनको लगता है कि एनडीए का प्रत्याशी जीत की तरफ जा रहा है तो उसकी तरफ चला जाएगा, यदि उसको नहीं लगता है तो वो नहीं जाएगा, तो दूसरी तरफ चला जाएगा। फ्लोटिंग वोटर डिसाइड करेगा इसके ऊपर अदिति कि वो किसको जिता रहा है यहाँ पर। जी, तो जाति और धर्म का समीकरण तो कहीं ना कहीं यहाँ भी नजर आ रहा है। जाति और धर्म का समीकरण जो आप तो हालांकि नकार रहे हैं कि इस बार जो है उम्मीदवार जो भी मत डालेंगे उम्मीदवारों को, वो इन चीजों से ऊपर उठ के डालेंगे, लेकिन समीकरण जो यादव है, मुस्लिम है, वो तो हर जगह जो है वो हम जब ऑन पेपर कोई भी समीकरण कुछ चेक करते हैं या हम ऑन पेपर हम कुछ प्लान बनाते हैं, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर ये जाति समीकरण है, एससी इतने हैं, एसटी इतने हैं, ओबीसी इतने हैं, या फिर यादव इतने हैं, ब्राह्मण इतने हैं, या कुर्मी इतने हैं, या सैनी इतने हैं। अलग अलग जातियों का हम समीकरण बनाते हैं और हमें लगता है कि ये वोटर जो इसी तरफ चला जाएगा। तो अब जो वोटर है वो काफी वेल एजुकेटेड है। ये 1951 का ये पहला आम चुनाव नहीं है, ना ही हम 1990 में या 70 में कि जहां पर हम जातियों के नाम पर वोट डाला करते थे। तो अब जो है वोटर बहुत पढ़ा लिखा है। बिहार का मैंने जैसे कहा था कि वोटर बड़ा परिपक्व है, वो राजनीति को समझता है, जानता है, चाहे उसका आर्थिक स्तर कुछ भी हो, लेकिन अगर आप उसका शैक्षिक स्तर देखेंगे या उसके बौद्धिक स्तर देखेंगे तो बड़ा ही समृद्ध होता है वहां का व्यक्ति, और वो हर तरीके से राजनीति को समझता है। इसलिए यहाँ पर ये बहुत बड़ा फैक्टर है और वो इसलिए जातियों से ऊपर उठकर वोट पड़ेगा। यदि जातियों का आधार पर भी हम देखें तो हम कितने % वोट मान लेंगे? यदि हम कहते हैं ठीक है अगर एससी है तो 50% चला जाएगा या 30% चला जाएगा, लेकिन आप पूरा उसी को सोचते हैं कि नहीं उसी की तरफ चला जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। मुद्दे भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, किन मुद्दों पर जाकर वोट डल रहा है और प्रत्याशी की इमेज कैसी है, उसकी पकड़ कितनी है, उसने कितने लोगों से बातचीत की है। ठीक है, इस बीच हम जरा हमारे स्क्रीन पे जो नजर आ रहा है वो भी हम दर्शकों तक सुना देते हैं। एआईएम के प्रदेश अध्यक्ष, एनडीए गठबंधन के इकलौते उम्मीदवार मुस्लिम उम्मीदवार हैं मुजाहिद आलम जेडीयू से। वहीं किशनगंज सीट से मौजूदा सांसद और बिहार में कांग्रेस के इकलौते सांसद हैं मोहम्मद जावेद। एआईएम से प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने यहां इस सीट से मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है और जेडीयू से एनडीए गठबंधन के इकलौते मुस्लिम उम्मीदवार हैं मुजाहिद आलम। तो ये स्क्रीन पे हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो कटिहार सीट से दुलाल चंद गोस्वामी और कांग्रेस से तारिक अनवर की तस्वीरें हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। यहां एनडीए और महागठबंधन के बीच कटिहार में सीधा मुकाबला नजर आ रहा है। एनडीए से जेडीयू प्रत्याशी दुलाल चंद गोस्वामी और महागठबंधन से तारिक अनवर कांग्रेस प्रत्याशी। हम आपको स्क्रीन पे इन दोनों की फोटो दिखा रहे हैं। कटिहार से इन दोनों के बीच मुकाबला है और इन दोनों उम्मीदवारों के बीच किस्मत का फैसला आज हो जाएगा। शाम 6 बजे तक जो है मतदाता इन दोनों की किस्मत का फैसला शाम 6 बजे तक तय हो जाएगा। दुलाल चंद गोस्वामी कटिहार से एनडीए प्रत्याशी और
कांग्रेस से तारिक अनवर। तो वहीं बांका सीट से गिरधारी यादव हैं जेडीयू प्रत्याशी। और बीमा भारती की बात कर ले तो आरजेडी प्रत्याशी बीमा भारती पूर्णिया सीट से पप्पू यादव को टक्कर देते हुए। संतोष कुमार जेडीयू से, पप्पू यादव यहां निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं पूर्णिया से सीट से। तो शाम 6 बजे तक बिहार में वोटिंग होनी है। कुल 7 चरणों में जो है बिहार में वोटिंग होगी। आपको बता 7 फेज में पूरे बिहार में जो है 7 चरणों में वोटिंग होगी। और फिलहाल दूसरे चरण का जो है मतदान आज चल रहा है। लगभग दोपहर 3 बजे तक 40% तक मतदान जो है इन 5 सीटों पे हो चुका है। और 7 चरणों में ये बिहार में मतदान होना है। आज दूसरे चरण का मतदान था। इसके बाद तीसरे फेज में भी 7 मई को मतदान होगा और 5 सीटों पे वोटिंग होगी। इसके बाद 13 मई को मतदान होगा और 5 सीटों पे वोटिंग होगी। 20 मई को इसके बाद वोटिंग होगी, तब भी 5 सीटों पे वोटिंग की जाएगी। और 25 मई को 8 सीटों पे वोटिंग होगी। छठे फेज का मतदान होगा और आखिरकार 7वें फेज का जो मतदान होगा वो 8 सीटों के लिए 1 जून को होगा। और इन सभी के नतीजे 4 जून को आ जाएंगे। पता चल जाएगा कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। बहरहाल रुक कर लेते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर मैं आपको बता दूं पटना एयरपोर्ट से है, जहां जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने महागठबंधन को जमकर निशाने पर लिया है। उमेश कुशवाहा ने महागठबंधन को कहा कि देश को तोड़ने वाले और ठगने वाले लोग जनता की पहचान में आ गए हैं। चलिए फिलहाल अभी के इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें आर्या न्यूज।